वेलकम बच्चों। कल आपका एसएसटी का पेपर है और मैं आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल झूठा प्रॉमिस नहीं करूँगा कि रिपीट होंगे क्वेश्चन या फिर यही पेपर ही आ रहा है, लीक हो गया है। ये ज़रूर बोलूँगा कि यही टॉपिक रिपीट होंगे। एमसीक्यू इसमें से आपको फंसेंगे है ना। तो ईमानदारी से टाइम निकाल के आधा घंटा लगा के रिवाइज़ कर लो। कल पेपर में ज़रूर बेनिफिट होगा ही होगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें, है ना। बैकग्राउंड नॉइज़ेस को इग्नोर करेंगे, नॉइज़ेस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पेपर से मतलब है, आप पेपर सुनो और पेपर देखो कि क्या आने वाला है आपका कल, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल करेंगे। जो फर्स्ट एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू ही नंबर खाता है सबसे ज़्यादा, तो एमसीक्यू के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए। फर्स्ट इज स्वराज पार्टी बस फॉर्म्ड हुआ है। स्वराज पार्टी कब बनी थी, किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? आप में से किसी को आता है तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। स्वराज पार्टी उन्होंने फॉर्म की थी। सेकेंड चलिए, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद द रीजन ऑफ। बताइए, जहाँ पे पानी नहीं होगा, पानी कम होगा, कौन सा रीजन आपको सबसे पहले दिमाग में आता है? देखिए सी ऑप्शन देखिए, लो रेनफॉल और दो साइज ड्राउट प्रोन। ड्राउट प्रोन मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है या फिर जहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ डाटा दिया हुआ है हरियाणा, केरला, बिहार का। देखिए, इन्फेंट मोटेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नॉन अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों क्या है? सोचिए, डेवलपमेंट के क्राइटेरिया है। अब ये देखिए एमसीक्यू के से मैं आपको क्वेश्चन भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इन्फेंट मोटेलिटी रेट क्या होता है? पर बच्चा कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 बर्थ, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000 बर्थ। लिटरेसी रेट क्या है कि कितने परसेंट में से कितने, मतलब टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज को, है ना, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100, कितने बच्चे टोटल 100 में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ओके चलिए देखिए, इसमें से पूछ रहा है हाउ मच इज़ द नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ हरियाणा। हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हरियाणा ये रहा, अटेंडेंस रेशियो ये रहा। अब देखिए क्या है टोटल नेट अटेंडेंस रेशियो हमारा हरियाणा का। ओके तो ये पूछ रहा है नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है हरियाणा का। अब देखिए नेट एब्सेंस रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है। अटेंडेंस रेशियो कितना है? 31, तो एब्सेंस रेशियो कितना होगा? 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट प्लान टू इनिशिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड रेलिवेंट स्टेप इन द कंटेक्स्ट। ओके ठीक है, स्टेप डेवलपमेंट है तो फिर कौन सा रेलिवेंट हो सकता है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या, प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी, सही बात है, ऐसा हो सकता है। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस कर सकते हैं, हाँ सही बात है, क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे तो भी डेवलपमेंट होगा, ठीक बात। प्रोवाइडिंग स्पेशल वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चर रिपोर्ट, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फोर्थ पढ़ लेते, प्रोमोटिव जमींदारी सिस्टम, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच प्लान टू इनिशिएट कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चर रिपोर्ट से लैंड डेवलपमेंट का कोई सीन नहीं लगता है ना, तो स्टेटमेंट सी ज़्यादा सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है? तो अब अगेन ये क्वेश्चन हमारा फेडरलिज्म से है। फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, जब पावर एक जगह से डिवाइड होती है डिफरेंट लेवल्स में, तो हम उसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। चलिए फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के तरीके क्या होते हैं? हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 3 लिस्ट, हमें पता है लिस्ट। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, इसमें दिया हुआ है। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट और थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें पूछ रहा है यूनियन लिस्ट का कौन सा है। एजुकेशन कैसा है बताइए? एजुकेशन कैसा है? कॉन्करेंट लिस्ट का। एजुकेशन कैसा है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। डिफेंस कैसा है? ऑफकोर्स डिफेंस है हमारा आंसर। डिफेंस कैसा है? यूनियन लिस्ट। ओके अगेन आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश द प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन्स। प्रूडेंशियल रीजन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज़ सोच सकता है कोई बच्चा, प्रूडेंशियल रीजन्स किसे बोलते हैं हम सर? पोटेंशियल रीजन्स कैसे बोलते हैं हम सर? ऐसे रीजन जो हमारा लॉजिक से रिलेटेड होता है या फिर रूल से रिलेटेड होता है ना, वैसे लीगल रीजंस, उससे हम सब पोटेंशियल रीजंस कहते हैं। ओके चलिए एक और बार, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिक्स्थ
पढ़ के देखते हैं हम सब क्या होगा। पोटेंशियल रीजन एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ नेशन, बाई मोरल रीजन प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पावर, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सेकेंड, पोटेंशियल रीजन आर्ग्यू फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन, बाई मोरल रीजन्स हाईलाइट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ, नहीं सही लग रहा। पोटेंशियल रीजन एडवोकेट फॉर इम्पोजिंग द विल ऑफ कम्युनिटी, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। पोटेंशियल रीजन फोकस ऑन रिड्यूसिंग सोशल कन्फ्लिक्ट, सही बात है, तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है, ओके, डी आंसर होगा। सेवन्थ इज असर्शन रीजन, असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट होता है। असर्शन रीजन का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। असर्शन पढ़िए, उसके आगे बिकॉज लगाइए या इफ़ लगाइए, और उसके बाद रीज़न पढ़िए। अगर दोनों स्टेटमेंट कंटिन्यूस जॉइंट सेंटेंस बनाते हैं, आपको लगता है लॉजिकल सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर वो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। एक और, इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड प्रोड्यूस डेवलपमेंट, सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ये देखते हैं, बिकॉज या इफ़, because evidence shows that in practice many democracies did not fulfill promises. ऐसा नहीं लगता है मुझे, many democracies did not fulfill expectation, सही नहीं लग रहा है, भी आंसर लग रहा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। In one small village, a farmer borrows money from village moneylender and high monthly interest rate, but it is not well to repay it back because he borrows money. तो क्या लग रहा है ये देख के, कैसा क्रेडिट सिचुएशन ये आपको लग रहा है, बताइए। नेक्स्ट, ही बोरोस फ्रॉम अ बैंक, सोचिए अब हमें डेट ट्रैप का सिचुएशन पता है, किसी मनी लेंडर से लेता है फार्मर, तो वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है। और अगर किसी बैंक से लेता है तो फिर वापस कर देता है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि बैंक सेव्स फार्मर्स फ्रॉम दैट टैप, सिंपल। चल 9th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रूव क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, व्हाट इज क्वासी फेडरल? क्वासी फेडरल में सेमी फेडरल, सेमी फेडरल अगेन। सेमी फेडरल क्या है? मोर पावर विथ सेंटर, सही बात है ना, सेंटर के बाद ज़्यादा पावर है। रेसिड्यू सब्जेक्ट विथ सेंटर, इसका मतलब जो सब्जेक्ट बच गए वो भी सेंटर के पास रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। इक्वल सब्जेक्ट्स विथ सेंटर एंड स्टेट, ऐसा है क्या? ऐसा लगता तो नहीं है, ओके। करेंसी एंड रेलवे विथ सेंटर, सही बात है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। इस पिक्चर को स्टडी करना है, बोल रहे रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का है, तो इसमें किसका फ़ोटो लगा हुआ है, किसका फ़ोटो लगा हुआ है, तो फ़ोटो देख के पता चलेगा, तो मेरी आना का फ़ोटो लगा आपको। 11, evaluate the impact of policy change that took place in India around 1991 by identifying the appropriate statement among the following, ठीक है, ओके देखते हैं। India producers are allowed to compete with producer at following group, सही बात है। 1991 में क्या हुआ था हमें पता है, हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, कौन लेके आया था? फेमस लेट मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड, सही बात है, फॉरेन बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया था। फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्री, सही बात है। बिजनेस वर अलाउड टू टेक, सही बात है। अब ये देखो बच्चों, ये चारों लाइन हमारा किसका आंसर है? ये चारों स्टेटमेंट किसका आंसर है ना? न्यू एजुकेशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का आंसर है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का आंसर है ये चारों स्टेटमेंट। 4 नंबर का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आगे देखिए। व्हाट आर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी इन 50 to 2000? क्या था ग्रोथ? ये तो कोई चार्ट दिया हुआ है बुक में, है ना, क्या था तो डाटा याद होना चाहिए। 4.42%। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। चल देखते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, कब कब क्या क्या हुआ था। ओके देखते हैं क्या था। साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया, देखते हैं सेकंड। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन, कब हुआ था? 1922, ठीक है ना। तो ये तो पहले हुआ था, साइमन कमीशन बाद में आए थे, शायद 1928 के अराउंड आई थी। तो थर्ड इज महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वायसरॉय स्टेटिंग 11 डिमांड्स, तो ये 31 में हुआ था, ये तो और बाद में हुआ था, ठीक है। अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल लाहौर, तो ये 29 में हुआ था, है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, तो सेकंड पहले आना चाहिए, सेकंड पहले आना चाहिए, यानी ए और सी ऑप्शन तो गायब हो गया, तो हमारे पास ये बचा। फिर फर्स्ट आना चाहिए, सही बात है, 26, देन 31, थर्ड लास्ट में आना चाहिए, यानी डी ऑप्शन है हमारे पास।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको साथ में डेट भी याद करवा दिया, ठीक है ना। साइमन कमीशन 28 के अराउंड आई थिंक महात्मा गांधी विड्रॉ 1922 में विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किसकी वजह से विड्रॉ किया था? चौरी चौरा इंसिडेंट, ये भी ध्यान में रखना है। चलो आगे चलो। रूरल विलेज इन इंडिया, राधा अ फार्मर, राधा का स्टोरी है इकोनॉमी की बुक में, आप देखोगे तो रिलाइंग ऑन दिस इज द जर्नी ऑफ एग्रीकल्चर। मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ लो साथ में, टाइम लगता है पढ़ने में, कोई आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं नहीं। द जर्नी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टिविटी ऑफ कॉटन एंड एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, ये विच सेक्टर इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। आप सोचो कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो, ऊपर वाला पढ़ना ही नहीं है, नीचे क्या क्वेश्चन लिखा है, विच सेक्टर इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन। अरे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो नेचुरल प्रोडक्ट को हमारे यूज़फुल में कन्वर्ट करता है, हमारी यूटिलिटी में कन्वर्ट करता है, तो बताओ सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट करता है, बात खत्म। आगे बढ़ें। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। आंसर को चूज़ करना क्या होगा? प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट डिड नॉट रिसेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयर्स इन द लेआउट। क्या लग रहा है? प्रिंटेड बुक्स एट डिड नॉट रिजेंबल विथ रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, सही बात है। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली, सही बात है क्या? डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। क्या लग रहा है इसका? हमारा क्या लग रहा है इसका? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट सा लग रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ हैंड, डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस, बी आंसर लग रहा है इसका बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट भी सही है कि फर्स्ट तो सही है ही, और सेकंड है कि एंटायरली डिस्प्लेस तो नहीं ही किया था, डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस, सही बात है। नया जो टेक्नोलॉजी आया था उससे हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट का काम बिल्कुल बंद हो गया, ये बात तो गलत सी लगी है ना। बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही नहीं होते जनरली, ये ध्यान में रखना है। क्या पूछा है? एक्स प्रोवाइडेड हिज फ्रेंड, कोई है जिसने with clue regarding right kind of soil we growing cashew nut, okay। तो बोल रहा है कि फ्रॉम एक्स डिटरमाइन टाइप ऑफ सॉइल, बोल रहा है टाइप ऑफ सॉइल कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो कैश्यू नट उगाने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी क्लासेस में टेबल बनवाता हूँ जिसमें रेनफॉल और वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें, सॉइल, ये सारी चीज़ें भी लिखवा देता हूँ साथ में। तो उन बच्चों के लिए तो इजी रहेगा, अगेन मेरे टेबल बनवाने से कुछ नहीं होता, बच्चों को याद करने से इजी रहेगा। अगर वो याद करे होंगे तो उनको आई थिंक ये क्वेश्चन तो टिप्स पे हो जाना चाहिए। इट रिजल्ट्स, चल देखते एक बार। डिटरमाइन आइडियल टाइप ऑफ सॉइल, तो सॉइल का क्या है? कौन सा? मोस्ट। इट रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स होल्ड, वो it turns yellow when it is hydrated, it is rich in कंकर एंड बागन, नॉड्यूल, नहीं लग रहा। डी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बी इसके मतलब कैश्यू नट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इट इज़ वेल फॉर कैपेसिटी होल्ड ड्यू टू मॉइस्चर, ये हो सकता है, सही बात है। और इट रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू रेन, बी ऑप्शन लग रहा है, सही। फर्स्ट क्लू ज़्यादा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट will consider a call power party system which of the following statement is considered to call a party system, one party a party system a multi party system, ठीक है। वन पार्टी मल्टी पार्टी पता है, एक पार्टी होती है कहीं पे और बहुत सारी पार्टीज आपस में कम्पीट करती है, तो उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, देयर आर सेवरल पार्टीज कम्पीटिंग फ्रॉम पावर, ठीक ही सा लग रहा है स्टेटमेंट। सेकेंड, मोर देन टू पार्टीज, ठीक बात है, मोर देन टू पार्टीज, ओनली द टू मेन पार्टीज हैव सीरियस, गलत बात है। मल्टी पार्टी सिस्टम का ये नहीं होगा कि सिर्फ दो ही पार्टीज है, फिर तो दो पार्टी सिस्टम बन जाएगी, टू पार्टी सिस्टम। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन, ऑलवेज फॉर्म्ड वाला ये सिस्टम सही नहीं लगता है। ऑलवेज फॉर्म्ड में तो मतलब एक पार्टी, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है कि हमेशा ऑलवेज तो नहीं होगा, है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी ही मेजॉरिटी लेकर आ जाए। अब बहुत बार ऐसा हुआ है ना, 2014 के इलेक्शन में हुआ है, 19 के इलेक्शन में हुआ है, एक ही पार्टी पूरा मेजॉरिटी लेकर आ गई,
है ना। तो ऐसा होता है, पहले भी बहुत बार हुआ है, 52 के इलेक्शन में हुआ है ना। ओके, तो बी स्टेटमेंट ज़्यादा सही लग रहा है, 1 और 2। सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड द रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी कितने 10 साल में करता है फिर से हर बार। ऑपोजिशन पार्टी विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू क्या है, ऑपोजिशन पार्टी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, नहीं सही सा नहीं है। ऑपोजिशन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, देखते हैं सही सा लग रहा है। डेमोक्रेसी इज नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, पता नहीं। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू रूलिंग पार्टी, ये तो बिल्कुल नहीं है, और ये भी बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा हो सकता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे रहेगी वहाँ पर ही डेमोक्रेसी आएगा, सिंपल। बहुत सारे, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो आप वोट कैसे करोगे, आप वोट कैसे नहीं कर पाओगे तो आपकी डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, वहाँ कैसे सस्टेन करेगी, है ना। आप खुद से जाके तो खड़े नहीं हो जाओगे, मतलब खुद से जाके रूल तो करने लगोगे नहीं, और खुद से अगर रूल करने लगे तो वो डिक्टेटरशिप बन जाएगा, इसीलिए गलत है भाई। बहुत बड़ा ये पैराग्राफ दे रखा है, देखते हैं लास्ट वाला बताइए, विच सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब द, चलो इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं जल्दी से। इन अ फेस्टिव सीजन टू, किसी फेस्टिव सीजन 2 मंथ का फेस्टिव सीजन था और शू मैन्युफैक्चर रहीम हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ लास्ट डेट, 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने का ऑर्डर उसके पास आया है। अब 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने का ऑर्डर अगर उसके पास आया तो उसे पैसा चाहिए और उसको लोग चाहिए। अच्छा, 1 महीने का टाइम मिला है। रहीम हैड टू हायर फ्यू वर्कर्स, कुछ वर्कर्स को उसने हायर किया, चलो ठीक है। ये रॉ मशीन्स है उसके पास, लोन लेना पड़ा उसे 2 सोर्सेज है, ठीक बात। फर्स्ट ही आस्क लेदर सप्लायर कि भाई तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। सेकेंड ही ऑब्टेन लोन फ्रॉम लास्ट ट्रेडर, पेमेंट ऑफ 100 पेयर्स ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि 1000 पेयर ऑफ शूज़ डिलीवर होते ही आपका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, एट द एंड ऑफ मंथ रहीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक प्रॉफिट, रिपे द मनी हेड बोरोड। तो कौन सा सिचुएशन ये सही आपको लग रहा है, तो बताओ कौन सा लग रहा है। डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, क्रेडिट सिचुएशन, एक्टिविटीज़, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, कहीं चेक की बात नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट कहीं बात नहीं है, क्रेडिट सिचुएशन है। कैसे कैसे क्रेडिट सिचुएशन है, सोचो। आप काम शुरू करना चाहते हो, आपको फर्स्ट से आप कुछ भी जैसे पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपने फार्म वाले से बोला कि भाई मुझे तुम 10 एग्स का क्रेट दे दो और जैसे ही 2 या 3 सेल होंगे मैं आपको पैसे दे दूँगा, और वो आपको भरोसे पे दे देता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट सिचुएशन, सिंपल क्रेडिट सिचुएशन, है ना। वो क्रेडिट लैंड किया है उसने, है ना, उसने क्रेडिट लैंड करा है, कोई मनी लैंड करी नहीं है, और मनी भी लैंड करी है तो अगेन इट विल कम इनटू द क्रेडिट सिचुएशन, क्योंकि कोई भी लोन नहीं दिया गया है और कोई भी उसे कोई ईएमआई नहीं बंधी है, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। स्टडी द मैप थोरली एंड मेंशन विच लैंग्वेज। फर्स्ट कौन सा है, देखो येलो में लिखा है सिन्हालिस, सिन्हालिस सबसे मेजॉरिटी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिन्हालिस, सिंपल सिन्हालिस, है ना। ओके, फर्स्ट सिन्हालिस कुड बी द मेजॉरिटी लैंग्वेज, सिंपल ऐसा आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ओके, एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग केप्ट अलाइव इन पोलैंड। पोलैंड में कैसे रही नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव, तो आप लिख सकते हो कि थ्रू म्यूज़िक, डांस और थ्रू द देयर प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो उनका नेशनल लैंग्वेज था उनका प्रमोशन का, ये इंग्लैंड वाला वो कुछ है, आप पढ़ सकते हो इसको, है ना, पुराने। ईयर्स ऑफ हार्डशिप इन यूरोप, ईयर्स ऑफ हार्डशिप इन यूरोप 1830 में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज, सडन पॉपुलेशन इंक्रीज, सडन राइज इन पॉपुलेशन, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। उससे क्या हुआ था, क्या महंगाई बढ़ गई थी, है ना, इंक्रीज इन डिक्रीज़ इन फॉर्डर सप्लाई, डिक्रीज़ इन फूड सप्लाईज, और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम सर। प्लांटेशन फार्मिंग, ओके 22 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द 3 विच इन नेशनलिस्ट फीलिंग इन पोलैंड वर, कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग को इंक्रीज कर, मतलब अलाइव रखा था उन्होंने, थ्रू म्यूज़िक, डांस, है ना, प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इन सब के तरीके से उन्होंने रखा था। तो 2 नंबर के लिए कुछ कुछ लिख देंगे, इतना काफ़ी होगा। इसका बी पार्ट है कि इकोनॉमिक हार्डशिप क्या है, तो इजी क्वेश्चन है, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप क्या हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया था, सडन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, सडन सर्ज इन पॉपुलेशन,
एंड देन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना, खाने की कमी हो गई थी, एग्रीकल्चर डिक्रीज़ हो गया था, टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए थे, और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप इज grown at a very large scale, used commercially means to gain profit के लिए उसको यूज़ करा जा रहा है, तो उसको हम सब प्लांटेशन फार्मिंग कहेंगे, सिंपल। फेडरलिज्म क्या होता है? भाई फेडरलिज्म वो होता है इन विच डिवीजन ऑफ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, सिंपल। कुछ एग्जांपल बता दो यार, एग्जांपल्स कुछ, है ना, अमेरिका का एग्जांपल बता दो, इंडिया का एग्जांपल बता दो, है ना। एग्जाम्पल्स में आप सब वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वो बता सकते हैं, कुछ भी होता है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। सेक्शन सी क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर जस्टिफाई। सही बात है, कैसे इमेजिन करके देख ही नहीं सकते प्रिंटेड मैटर के बिना अपनी दुनिया को, कैसे इमेजिन करेंगे? आपका पेपर आने वाला है, पेपर बिना प्रिंट किए कैसे आएगा आपके पास? ऑफकोर्स ये नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिखेंगे कि इन डेली लाइफ वी आर यूज टू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रिंटेड मटेरियल्स के बिना हम सब नहीं इमेजिन कर सकते अपने लाइफ को, है ना। ओके, मनी ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट यार्न, बताइए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो मतलब इंपॉर्टेंट क्या, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो स्ट्राइक इजीली नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे हमारे स्पिनर्स एक्सपोर्ट यार्न वाइल मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। क्या मतलब है इस बात का? अब समझते हैं। हमारे बहुत सारे जितना भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है दैट इज़ सेंट आउट, यानी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जो भी हमारे यहाँ यान का प्रोडक्शन होता है ना, और जो भी हमारा फैब्रिक का प्रोडक्शन होना है उसके लिए यान को इंपोर्ट करा जाता है। तो यही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, मतलब ये यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है ये। सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, पर क्यों नहीं यूज़ करते आप सोच के देखो। रीज़न बीइंग कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी यान प्रोड्यूस होता है, एंड देन दैट हाई क्वालिटी यान इज़ एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, तो हमारे मार्केट में वो ज़्यादा नहीं बिकेगा, है ना, ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम, तो दैट इज़ एक्सपोर्टेड अब्रॉड, जो जहाँ पे मार्केट है उसका, है ना। और देन चीप क्वालिटी यान इज़ टेकन फ्रॉम द अदर मार्केट्स टू इंडिया, बाकी मार्केट्स को इंपोर्ट किया जाता है, तो दैट इज़ द थिंग। इसी वजह से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है हाई क्वालिटी यान को, है ना। अगेन वी उतना हाई क्वालिटी यान को प्रोसेस करने के लिए वी डोंट हैव स्पिनिंग मशीन्स ऑल्सो, दैट गुड क्वालिटी स्पिनिंग मशीन्स ऑल्सो, तो दिस कैन बी अनदर पॉइंट टू मेंशन कि भाई नहीं हमारे पास उतना अच्छे स्पिनिंग क्वालिटीज़ के मशीन्स नहीं है, दैट्स वाई वी कांट use the high quality yarn produced in our country, that's why it is exported abroad, सिंपल ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। सेकंड देखिए एक और क्या पूछ रहे हैं मेरे से, मिनी स्टील प्लांट क्या होता है? मिनी स्टील प्लांट क्या होता है यार, इन सब में लिखा है क्या कहीं पे? इस सब में जो बना के दिया है मेरे को उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है उसने। तो मिनी स्टील प्लांट क्या होता है? ऐसे स्टील प्लांट जो थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉल स्केल, है ना, small scale which uses sponge iron, which have mini furnace, है ना, they have low production capacity, low investment, मतलब medium scale investment, these are mini steel plants. integrated plants क्या होते हैं भाई? ये जहाँ पे हो रहा है सारा एक साथ, है ना, वो है हमारे पास इंटीग्रेटेड, है ना, बड़े सारी चीज़ें एक साथ। डिटेल्स ऑफ फंड रिलीज़ का डिटेल दिया हुआ है 15-16 में इतना, ये ठीक है। हाउ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ए फार्मर प्रोवाइडेड विथ लोन्स को प्रोवाइड करेंगे तो कैसे इनकम बढ़ेगा? सोचो, लोन्स प्रोवाइड करेंगे कैसे इनकम बढ़ेगा? लोन प्रोवाइड करेंगे अगर हम सब ज़्यादा से ज़्यादा, तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे पाएगा, अच्छे फर्टिलाइजर्स ले पाएगा, अच्छे मशीन्स ले पाएगा, और उससे प्रोडक्शन अच्छी होगी, ही कुड बी एबल टू सेल दोज प्रोड्यूस एंड जनरेट प्रॉफिट, है ना, एंड दोज दैट प्रॉफिट विल हेल्प हिम इंक्रीज इन फॉलोइंग प्रोडक्शन, इंक्रीज इज लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 3 पॉइंट में हो जाना चाहिए। India has large cultural, regional, religious diversity where there is unity. क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इलेबोरेट करो, बताओ क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, बोल रहा है कि फेडरलिज्म क्यों ज़रूरी है ना,
हाउ फेडरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन यूनिटी ऑफ इंडिया, है ना, हाउ फेडरलिज्म हैज़ हेल्प यूनाइट इंडिया, तो वो फेडरलिज्म वाला पॉइंट्स आपके पास होंगे, वो आप मेंशन कर सकते हो, है ना, थ्रू लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थ्रू वेरियस लिस्ट्स, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, आपको पता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स बना दिए, है ना, थ्रू रीजनल, थ्रू यू नो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके थ्रू वी आर एबल टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स, है ना, थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ बोडोलैंड एक्सेट्रा, यू कुड मेंशन बोडोलैंड, बोड, है ना, इन द नागालैंड itself, those can be the answers of this. Okay, compare, चलिए अगला देखते हैं, कंपेयर द वर्क फोर्स इन थ्री सेक्टर्स में वर्क फोर्स को कंपेयर करना है, ये वर्क फोर्स है, ओके, प्राइमरी में इतना है, क्या बोल रहा है मुझे, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज्ड और टोटल, ओके ठीक है, ओके, द ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलोज फॉर्मल प्रोसीजर, दे अबाइड बाई रूल्स वगैरह, ओके, एनालाइज द पॉसिबल रीजन फॉर डिस्टॉर्टेड फिगर, कह रहे हैं कि यार ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में ऐसे इतने सारे लोग क्यों हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज में ज़्यादा दिख रहा है, ऑर्गेनाइज में कम दिख रहा है, ऐसा क्यों है, मतलब समझ आप इसमें कितना परसेंटेज, अनऑर्गेनाइज में 17%, मतलब ऑर्गेनाइज में 17%, अनऑर्गेनाइज में 82.7%, कैसा है ऐसे बताओ, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा बताओ, क्या रीज़न्स लगता है आपको, अब मुझे तो रीज़न ये देखो आपको क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसके कि अनऑर्गेनाइज में ज़्यादा लोग क्यों हैं, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्मल सेक्टर नीड skilled people, है ना, we don't have that those skilled people in, मतलब we know our literacy rate is still not 100%, it is somewhere 70%, है ना, women are not allowed to go out of their houses, so these are the reasons why we have this distorted figures, why we have this difference in formal and informal sector, you know. Okay, section D, let's see. फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, चलो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि कोल लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, कैसे मतलब इतना टाइम लेता है बनने में, बताओ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, makes through the process of oscillation, and then we have regions where Gondwana coals are present in the region of West Bengal and Chhattisgarh, and then millennium coals are present in the area of northeastern states, Assam, Nagaland you could mention. So these are the things you can mention here. Second is there is urgent need to develop a sustainable and other things also in the formation of coal कि plant से बनता है, plant fossil से बनता है, basic things you know. Next part इसका, और there is an urgent need to develop sustainable part of energy, again easy question, देखो both are easy questions, है ना, if you have the basic understanding how coal is formed you can write, है ना, और where the major coal mines are present you can write, है ना, बिहार, झारखंड वगैरह, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सब चीज़ें, है ना, असम, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो फिर तो. सेकेंड भी पूछता है कि सस्टेनेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बताओ कैसे ज़रूरत है, एनर्जी कैसे सेव करेंगे, बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हो कि स्विच बाहर जाते हो बल्ब बंद करके जाओ भाई, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करो, है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे अपना गाड़ी ऑफ कर दो, ये सारी चीज़ें लिखना है इसके अंदर, है ना, कैसे कंजर्व करेंगे. और सस्टेनेबल पार्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, यू नो, इट विल बी एक्सॉस्टेड सून, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे इसके अंदर तो हो जाएगा, ठीक है ना. पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितना बेसिक आता है एटलीस्ट उतना मेंशन करके देना है ना, हम सब चेकिंग के टाइम पे ध्यान रखते हैं इस चीज़, है ना, डोंट वरी. What ideas justified that the first half of 19th century were year of hunger, हार्डशिप एंड रिवोल्ट. चलो ये सेम क्वेश्चन लास्ट 1930 वाला पूछ रहा है फिर से, तो वही चीज़, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था,
क्वेश्चन नंबर 31 लेट्स सी। 19th सेंचुरी ईयर हार्डशिप हंगर का टाइम था वो 1830 वाला टाइम है ना। सेम पॉइंट्स वुड बी रिपीटेड कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया था और सिटीज़ में ओवर क्राउडनेस बढ़ रहा था, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया था, प्राइजेस सोर वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से प्राइजेस बढ़ गए, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। अटिल नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, कैसे बताओ ये पूछ रहा है। 1804 का जो नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट था वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या क्या चीज़ें आई थी, इक्वल मेजर, ट्रेड गिल्ड हटा दिया था और स्टैंडर्डाइज वेट कर दिया था, है ना। और मोनार्की को मतलब जो वहाँ पे मोनार्की उस टाइम पे थी उसको हटा दिया था। इटली को इटली और फ्रांस भी सारे रीजन्स को यूनिफाई कर दिया था। तो नेशनलिस्ट फीलिंग इसकी वजह से इमर्ज हुई थी। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होगी, है ना। तो स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, ऑल्दो नेपोलियन eradicated democracy but it had incorporated revolutionary principles and then we will mention all those principles। जो नेपोलियनिक कोड था 1804 का वो मेंशन करना है बेसिकली पूरा का पूरा, तो आप देख लेंगे। देयर आर वेरियस रिफॉर्म्स टेकन टू स्टैंडर्ड पार्टी इंडियन पार्टीज इन इंडिया सो दैट दे परफॉर्म फंक्शंस वेल। बताओ भाई क्या क्या थे, बताओ 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 क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें थी जिससे हम सब पार्टी फंक्शंस अच्छे से कर सके। तो पार्टीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलर उस पर ध्यान रखती है। उसके अलावा आप सब डिफेक्शन लॉ के बारे में लिख सकते हो। देयर इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। होता क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, किसी को नहीं पता तो शॉर्ट में, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई बंदा जीतता है और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है पैसों की लालच में आके और ऑफ एनी अदर रीज़न, तो उसे डिफेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। उसे पार्टी से हटा दिया जाएगा, यानी ही विल नो लॉन्गर बी एमपी और एमएलए, है ना, जो भी वो इलेक्ट हुआ है ना। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम चोजन एमपी फ्रॉम बीजेपी and after winning the election I immediately choose to join Congress, so then I won't be able to retain my seat. First I have to vacate my seat and then only I could join in the Congress. This is the anti-defection law. Other is before election each and every candidate has to fill that form, candidature form, where he or she has to टेल ऑल अबाउट हिज प्रॉपर्टीज़ और उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ है, एजुकेशन डिटेल्स एंड एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें लिखनी होगी। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिससे पार्टीज़ अच्छा परफॉर्म कर सके, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे इसके अंदर। ओके, रूलिंग पार्टी का क्या काम होता है। रूलिंग पार्टी क्या, गवर्नमेंट फॉर्म करना सबसे बड़ा पार्ट काम होता है, एग्जीक्यूटिव फॉर्म करना दूसरा सबसे बड़ा काम होता है, रेगुलर फंक्शंस को, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटेन करना, सस्टेन करना पड़ उसमें वो एक्चुअल काम होता है। तो ये सारे काम होते हैं, वो आप इजीली देख सकते हो। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर बैंक एंड कॉर्पोरेट, क्यों या रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरी है वो करना, आप सोच के देखो क्यों ज़रूरी है। रूरल एरियाज़ में लोन एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, अगेन फार्मर्स वाला जो हमने डिस्कस किया था, है ना। रूरल एरियाज़ में बढ़ाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी क्योंकि पैसों की कमी की वजह से बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पाते, एमएसएमई इंक्रीज़ होंगे, है ना। तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगा, एग्रीकल्चर्स में हेल्प होगा, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे इसमें। सिंपल क्वेश्चन। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सिचुएशन, अभी पूरा टेबल हम सब लिख लेंगे। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यार लिख लो इसमें क्या है। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक्स, वो बैंक्स और कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, एग्रीकल्चर बैंक्स, वो सारी चीज़ें, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर, लोन टेकन फ्रॉम या लोन और मनी क्रेडिट टेकन फ्रॉम साहूकार्स, मनी लेंडर्स वगैरह वगैरह, इन सबसे ले रहे तो वो इनफॉर्मल सेक्टर। क्या होता है फॉर्मल सेक्टर में, इंटरेस्ट इज़ वेरी लो, इंटरेस्ट इज़ वेरी लो, है ना, इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई, है ना।
परसेंटेज ऑफ फॉलिंग इन डेट ट्रैप इज़ वेरी हाई। डेट ट्रैप में बहुत इजीली पढ़ सकते हैं आप सब, इसमें इनफॉर्मल में, फॉर्मल में डेट ट्रैप का सिचुएशन इज़ वेरी नेग्लिजिबल, है ना, ऑलमोस्ट नो। फॉर्मल में अगर आप नहीं कर पाते, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिपे, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेटलमेंट। 10 लाख का लोन लिया, नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बुरा सिचुएशन हो गया, यू कुड सेटल फॉर लेस, 2 लाख 3 लाख में सेटल कर सकते हैं। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट इन इनफॉर्मल के सेक्टर, कोई बिल्कुल नहीं सेटलमेंट है। प्रॉब्लम ये सारी की सारी, तो ये आप सब देख सकते हैं, है ना। यू हैव वन टेबल इन पाई चार्ट गिवन इन योर बुक, वो पाई चार्ट का कुछ डाटा इसमें मेंशन कर सकते हो, याद कर लो फॉर्मल में कितना परसेंटेज लेता है, इनफॉर्मल में कितना परसेंटेज लेता है, यू कुड मेंशन दैट आल्सो। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ईजी सा है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसका पीडीएफ आपको डाल देता हूँ नोटेशन के साथ, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। अगेन लास्ट थिंग इज़ मैप, मैप देख लेते हैं, है ना। देखिए बच्चों, वो सेक्शन डी ई जो मैं स्किप कर रहा हूँ, बेसिकली जो हमारा केस स्टडी वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो। आई बिलीव कि हर स्टूडेंट वो कर सकता है, रीड करके आपको आंसर देना है, मोस्टली आप कर लोगे ये काला काम, है ना। मैं ये कर देता हूँ आपको, मैप वाला पार्ट डिस्कस कर देता हूँ जो ज़रूरी है थोड़ा सा। देखिए 2 पार्ट दिए हुए, जलियांवाला बाग, एक क्या है जलियांवाला। मैप में कैसे करना है आपको, इंडिया का मैप गिवन होगा, उस मैप से आपको थोड़ा सा, उस मैप में आपको उस मैप में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। फर्स्ट है जलियांवाला, ए कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग पंजाब इस साइड कहीं पे, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। बी सत्याग्रह गुजरात, गुजरात इस तरफ कहाँ पे, बी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। देन तहरी डैम कहाँ पे यार तुम्हारा, इस साइड में क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में कहीं पे है। इंदौर कॉटन टेक्सटाइल, इंदौर मध्य प्रदेश में इस साइड कहीं पे हो जाएगा। थर्ड इज विजयनगर, विजयनगर वाला हमें करना है, थर्ड इज, है ना, विजयनगर, इधर कहीं पे आप मार्क कर सकते हो विजयनगर को। नोएडा इधर कहीं पे फिर से मार्क कर सकते हो, फोर्थ, अगर मैप पे ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। चेन्नई आप इधर कहीं पे मार्क कर सकते हो, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, आप इधर कहीं पर मार्क कर सकते हैं, सिक्स पार्ट, ठीक है। तो यह था आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम, ठीक है, ये पूरा। तो बच्चे ये पूरा था आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक नहीं। ओके सो बच्चों, तो ये आपके थे मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स जो रिपीट हो सकते हैं। पूरा पेपर हमने इतनी जल्दी डिस्कस कर लिया, आप ये पूरा एक बार 2x की स्पीड पे देखेंगे और फिर मतलब मेरे हिसाब से आपका मोस्टली टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। जो टॉपिक मैंने बोले हैं वो टॉपिक कॉपी और उससे ऐड ऑन कर लेना, उन बुक पर से पढ़ लेना, और पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। ये वीडियो आप शेयर कर दो 1-2 बच्चों को। बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है या जो भी चीज़ें हैं, इसे आप वीडियो को आप एक बार और देख लो चाहे तो, है ना, और कुछ नोट कर लो इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, और फिर उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लो। इसमें जो टॉपिक्स आए हैं उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लो, आप देखना सेम चीज़ कल आपके पेपर में रिपीट हो जाएगी, है ना। और आप इस आके मेरे कमेंट में ये चीज़ लिखेंगे, है ना, कि सर ये चीज़ रिपीट हुई। ओके, तो गुड लक, थैंक यू।